Hello students, welcome to my YouTube channel. This is the second lecture of Polity Series 1 and Part 2 of the Preamble. Part 1 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेक्चर के स्लाइड्स आपको टेलीग्राम लिंक से मिलेंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है @UPSC। दिस इज आवर इंस्टाग्राम हैंडल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। तो इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है, कौन सी 5 टर्म्स हैं जो इंडियन स्टेट के नेचर को बताती हैं। वो है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये 5 टर्म्स हैं जो इंडियन स्टेट के नेचर को बताती हैं। तो इंडिविजुअली हर टर्म को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सॉवरेन क्या होता है? सॉवरेन नेशन वो नेशन होते हैं जिनके पास अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को मेंटेन और मैनेज करने की अथॉरिटी खुद के पास होती है। उन्हें किसी तीसरे देश से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे देशों को सॉवरेन नेशन कहा जाता है। हमें सॉवरेनिटी कब हासिल हुई? हमें फुल सॉवरेनिटी हासिल होती है 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। उससे पहले हम ब्रिटिश डोमिनियन थे। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच हम ब्रिटिश डोमिनियन रहे थे। ये मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को चीजें बताई हुई हैं। प्लीज उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा इस लेक्चर को देखने से पहले। सॉवरेन का मतलब होता है इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। और क्या है? हमारे पास अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स मेंटेन करने की अथॉरिटी है। हमें किसी दूसरे देश से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अपने एक्सटर्नल और इंटरनल डिसीजंस लेने के लिए। एक चीज जो सॉवरेनिटी में और होती है वो ये होती है कि बीइंग अ सॉवरेन नेशन, हम अपनी टेरिटरी का कोई भी पार्ट किसी दूसरे देश को दे सकते हैं या किसी दूसरे देश की टेरिटरी का कोई भी पार्ट एक्वायर कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं, प्लीज इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इनको प्लीज जहन में उतार लीजिएगा अपने। उसके अलावा 1949 में इंडिया ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की फुल मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने का डिसीजन लिया, जिसका हेड कौन था? ब्रिटिश क्राउन कॉमनवेल्थ ऑफ कंट्रीज का हेड था, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हेड था। तो क्या इससे हमारी सॉवरेनिटी पर कोई फर्क पड़ता है? इससे हमारी सॉवरेनिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी एक्सप्लेनेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी दी थी। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या होता है वो मैंने इसमें लिखा हुआ है, प्लीज उसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो पंडित नेहरू ने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी इस चीज की, यहाँ पर देखिए। पंडित नेहरू सेड, डज अ नेशन लूज इट्स इंडिपेंडेंस बाय एन अलायंस विद अनदर कंट्री? अलायंस नॉर्मली मींस कमिटमेंट्स। यहाँ पर इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा कि क्या किसी दूसरे देश के साथ अलायंस करने से, मित्रता करने से, समझौता करने से, संधि करने से हमारी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है? अलायंस का मतलब क्या होता है? कमिटमेंट्स करना। ठीक है। उन्होंने बताया कि कॉमनवेल्थ नेशंस की मेंबरशिप लेना किसी तरह की कमिटमेंट नहीं है। ये एक फ्लेक्सिबल एग्रीमेंट है। आप जब चाहें इस एग्रीमेंट में दाखिल हो सकते हैं और जब चाहे इस एग्रीमेंट से बाहर भी निकल सकते हैं। तो कॉमनवेल्थ नेशन की मेंबरशिप होने से या यूएनओ की मेंबरशिप होने से हमारी सॉवरेनिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा कि क्या अगर हमारे पास कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप है या यूएनओ की मेंबरशिप है तो उससे हमारी सॉवरेनिटी पर कोई फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है। कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप होने से या यूएनओ की मेंबरशिप होने से हमारी सॉवरेनिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक फ्री विल एग्रीमेंट्स हैं जिनको आप कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब यानी एक समाजवादी वतन होना। जो हमारा इंडिपेंडेंस का, जो आज़ादी के लिए हमने जो इतनी लंबी जंग लड़ी, जो हमने इतनी क्रांति करी, उसमें भी बहुत से क्रांतिकारियों का ये मत था कि भारत को एक समाजवादी वतन बनना चाहिए। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की पार्टी थी, उन्होंने उस पार्टी का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा था, टू शो द सोशलिस्ट कैरेक्टर ऑफ आवर स्टेट। तो ये एस्पिरेशंस था हमारे फ्रीडम फाइटर का कि भारत को एक सोशलिस्ट, एक समाजवादी वतन बनना चाहिए। देखिए, ये जो समाजवादी वतन है, ये जो सोशलिस्ट टर्म है, ये ऐड होता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। तो क्या उससे पहले हम सोशलिस्ट नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं है। उससे पहले भी हम सोशलिस्ट थे। डीपीएसपीज में बहुत से आर्टिकल ऐसे हैं जो हमारे सोशलिस्ट नेचर को बताते हैं, जो बताते हैं कि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है। कौन-कौन से आर्टिकल्स हैं? 38, 39A, 42, 43B और भी ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इंडिया के सोशलिस्ट नेचर को बताते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 42वां संविधान संशोधन,
उससे सिर्फ एक बात स्थापित हुई कि हमने एक्सप्लिसिटली इस टर्म को डिक्लेयर कर दिया। सोशलिस्ट हम उससे पहले भी थे, लेकिन जो हमारा सोशलिस्ट है, जो इंडिया का जो सोशलिस्ट नेचर है, वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नेचर है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नेशन है, वो एक कम्युनिस्ट सोशलिस्ट नेशन नहीं है। देखिए, कम्युनिज्म में और सोशलिज्म में फर्क ये होता है कि कम्युनिज्म में सारी पावर स्टेट के हाथ में होती है, सब कुछ स्टेट के हाथ में होता है, वहां पर प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट अथॉरिटीज का कोई रोल होता ही नहीं है। लेकिन जो सोशलिज्म है, जैसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो कि इंडियन टाइप ऑफ सोशलिज्म है, यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक यानी सरकार का और इंडिविजुअल्स का मिक्सचर है, वो लोग मिलके देश चलाते हैं। हमारा जो ब्लेंड ऑफ सोशलिज्म है, वो मार्क्सिज्म प्लस गांधीयन, इन दोनों का मिलाकर बनता है। उसके बाद एलपीजी 1991 में जो रिफॉर्म्स आए थे, उसने हमारे सोशलिस्ट नेचर को और ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ज़्यादा पावर आई थी। एलपीजी रिफॉर्म्स आपको पता होंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म क्या कहता है? इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट अ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। यह ध्यान रखिएगा, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में सारी की सारी पावर्स जो है, सब कुछ नेशनलाइज्ड होता है। सब कुछ नेशनलाइज होने का मतलब है सारी पावर सरकार के हाथ में होती है, प्राइवेट सेक्टर वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। दूसरा क्या है? कम्युनिस्टिक सोशलिज्म और स्टेट सोशलिज्म इन्वॉल्व्स इन नेशनलिज्म ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। लेकिन जो हमारा है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, और उसका एम क्या होता है? पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन सबको खत्म करना हमारा लक्ष्य है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का लक्ष्य यही है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म है, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, स्टेट्स जो हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, स्टेट्स का तीन तरह का नेचर हो सकता है, अथिस्टिक, थियोक्रेटिक और सेक्युलर। क्योंकि नेक्स्ट टर्म हमें सेक्युलर ही पढ़नी है, तो उससे पहले इन तीनों टर्म्स का डिफरेंस समझना जरूरी है। अथिस्टिक स्टेट वो स्टेट्स होती हैं जहां पर किसी भी तरीके का रिलीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। स्टेट इज एंटी रिलीजन, यहाँ पर ध्यान रख दीजिएगा। जो एथिस्टिक स्टेट्स होती हैं वहां पर स्टेट एंटी रिलीजन होती है, और वो हर तरह के रिलीजन का बहिष्कार करती है। थियोक्रेटिक स्टेट होती हैं प्रो रिलीजन, यानी ऐसे देश जिनका कोई मजहब होता है, जिनका कोई धर्म होता है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, ये ऐसे देश हैं जहां पर देश का मजहब है। ठीक है। सेक्युलर स्टेट जैसे कि इंडिया, जहां पर स्टेट जो है वो न्यूट्रल होती है इन द मैटर ऑफ रिलीजन्स। इसका मतलब क्या है कि वे यहाँ पर जो स्टेट है, जो देश है, उसका कोई धर्म नहीं होता, और उस देश में, उस स्टेट में सब धर्म के लोगों के लिए समान अधिकार होते हैं, समान तरह के मौके होते हैं, समान तरह की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो ऐसी स्टेट को क्या कहते हैं? सेक्युलर स्टेट। और यही है हमारा भारत देश। इंडिया कैसा स्टेट है? इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, सर्व धर्म संभव, यही हमारा लक्ष्य है। इंडियन सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म सेक्युलर जो टर्म था, ये भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में ही प्रियम्बल में पहली और अब तक के लिए आखिरी बार संशोधन करा गया था, अमेंडमेंट करी गई थी। सेक्युलर टर्म भी 42nd से जोड़ा गया था, लेकिन क्या इससे पहले हम सेक्युलर नहीं थे? नहीं, इससे पहले भी हम सेक्युलर थे। प्रोविजंस ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद थे। कहाँ पर थे? आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में ऐसे प्रोविजंस थे जो ये बताते थे कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आते हैं ये चारों ही आर्टिकल, 25, 26, 27 और 28। उसके बाद, इंडिया एज अ स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, और वी कैन से वी आर अ नेशन विदाउट रिलीजन। हम किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करते हैं, और हम सब धर्मों को समान अवसर देते हैं, समान अधिकार देते हैं। हमारा जो संविधान है वो धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करता है, लेकिन हम माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूर कुछ प्रोविजंस बनाते हैं। और क्या है, देख लेते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि एक आरटीआई लगाई गई थी, जिसमें ये जानने की कोशिश करी गई थी, धर्म के आधार पर क्राइम का डेटा लेने की कोशिश करी गई थी कि कौन से धर्म के कितने लोग किस तरह के क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, जो कि एक सेंट्रल अथॉरिटी है सभी तरह के क्राइम्स का डेटा रखने के लिए, उसने ये जानकारी देने से इनकार कर दिया। उसने ये बोला कि
इंडिया में धर्म के आधार पर गुनहगार का, मुजरिम का क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन करा ही नहीं जाता है। नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो क्या है वो साइड में मैंने बता दिया है, इस बॉक्स को प्लीज पढ़ लीजिएगा। तो ये था इंडियन टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म। फाइनली मैंने एटम बोल दी। अगला देखते हैं, डेमोक्रेटिक। अच्छा, मैं सेक्युलर नहीं बोल पा रहा हूँ, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ या वीएचपी से जुड़ा हुआ हूँ या मैं बीजेपी को वोट करता हूँ, ऑल्दो मैं करता हूँ। चलिए, डेमोक्रेटिक यानी जनतंत्र। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जहां पर संपूर्ण सत्ता किसके हाथ में होती है, लोगों के हाथ में होती है, उस देश के नागरिकों के हाथ में होती है। लोग ही सरकार चुनते हैं, लोग ही सरकार गिराते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ऐसा करके कुछ बोलते हैं ना, तो वही क्या होता है, वही डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है और वो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है। ध्यान रखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 डिवाइसेस होते हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। क्या होते हैं ये चारों, आपको लेक्चर के अंत में मिल जाएगा, जो लास्ट स्लाइड है उसमें मैंने बताया हुआ है रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट क्या होते हैं। इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी भी हो सकती है जैसे अमेरिका है, लेकिन हमारी क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन होता है, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करते हैं। जब मैं एग्जीक्यूटिव्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये सारी चीजें आपको डिटेल में बता दूंगा। जो हमारी टाइप की डेमोक्रेसी होती है यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो होती है, वहां पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी सभी पॉलिसीज और एक्शंस को लेकर। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव्स यानी प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई भी डिसीजन लेते हैं, उन्हें उसकी सफाई और जवाबदेही संसद के अंदर करनी होती है, करनी पड़ती है। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डेमोक्रेसी पर एक बहुत ही कमाल की बात कही थी, जब वो कंक्लूडिंग जो स्पीच थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, उसमें उन्होंने कहा कि बिना सोशल डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अचीव नहीं करी जा सकती। और सोशल डेमोक्रेसी को अचीव करने का एक ही तरीका है कि आप लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी को प्रमोट करें, इन तीनों को मेंटेन करें। और ये तीनों टर्म एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं है, ये तीनों ही टर्म एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इनमें से कोई भी एक टर्म मौजूद है और दूसरी टर्म मौजूद नहीं है, तो आप कभी भी सोशल डेमोक्रेसी नहीं अचीव कर सकते हैं। जैसे कि अगर लिबर्टी है लेकिन इक्वालिटी नहीं है, तो उससे क्या होगा, कुछ लोग बहुत सारे लोगों के ऊपर राज करेंगे, यानी कि असमानता आ जाएगी, कुछ लोगों का कंट्रोल बाकी सबके ऊपर होगा। अगर इक्वालिटी है, लिबर्टी नहीं है, तो इंडिविजुअल इनिशिएटिव नहीं होगा, बोलने की आज़ादी नहीं होगी, पहल करने की आज़ादी नहीं होगी। अगर भाईचारा नहीं होगा, टॉलरेंस नहीं होगा, तो इक्वालिटी और लिबर्टी किसी काम के रहेंगे ही नहीं। तो बी आर अम्बेडकर जी का कहना यह था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए सोशल डेमोक्रेसी मेंटेन करनी भी बहुत जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं रिपब्लिक यानी गणतंत्र। देखिए, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो होती है वो दो टाइप की हो सकती है, मोनार्की और रिपब्लिक। मोनार्की जैसे कि इंग्लैंड हुआ या जापान हुआ, जहां पर हेड ऑफ द स्टेट है वो हेरिडेटरी होता है, वो सक्सेशन के थ्रू आता है, यानी कि दादा फिर बेटा फिर पोता, लाइक इस तरीके से चलता है। वहां पर हेड ऑफ द स्टेट एक ही पर्टिकुलर फैमिली से रहता है, जैसे राजा हो सकता है या रानी हो सकती है। लेकिन रिपब्लिक के अंदर क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्ट करा जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी चुना जा सकता है। जैसे अमेरिका में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली चुने जाते हैं, हमारे यहाँ पर भी हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है लेकिन वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। उसके बाद रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जो सारी ताकत है, जो सोवरेनिटी है, वो लोगों के अंदर है, वो लोगों के हाथ में है पॉलिटिकल सोवरेनिटी। और उसके अलावा क्या है कि किसी एक इंडिविजुअल का राज नहीं है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लासेस है, कोई भी नागरिक, देश का कोई भी नागरिक किसी भी पब्लिक ऑफिस में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जा सकता है, काम कर सकता है। इंडिया का हेड कौन होता है, इंडियन स्टेट का हेड होता है प्रेसिडेंट, जिसे चुना जाता है 5 सालों के लिए। तो लास्ट में देख लेते हैं वो 4 टर्म्स जो मैंने पीछे आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट। तो एक एक करके पढ़ते हैं। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेचर कोई रेफरेंडम यानी कि कोई प्रपोजल बनाती है और उसको डायरेक्ट वोट के लिए लोगों के सामने ले जाती है और लोगों से उसके ऊपर राय ले लेती है। जैसे हमारे यहाँ पर बिल पास होते हैं पार्लियामेंट में, तो हमारे यहाँ पर बिल पास कैसे होते हैं, पार्लियामेंट बिल बनाती है, उसके बाद जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यानी जो हमारे एमपीज होते हैं वो उसके ऊपर वोट करते हैं। और इंडिया जैसे वास्ट कंट्री के अंदर
डायरेक्ट वोटिंग पॉसिबल भी नहीं है। इनिशिएटिव होता है कि लोग अपनी तरफ से कोई बिल प्रपोज करें और वो लेजिस्लेचर को बोलें कि आप इसे इनेक्ट कीजिए। रिकॉल क्या होता है? रिकॉल में हो सकता है कि लोग किसी रिप्रेजेंटेटिव को या ऑफिसर को हटा सकते हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है। और प्लेबिसाइट का मतलब होता है जब आम राय ली जाती है, आम ओपिनियन लिया जाता है लोगों का किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पर। ये काम जनरली करा जाता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए। तो इन चारों डेफिनेशंस को प्लीज ध्यान में रखिएगा, ये कहीं पर भी आंसर राइटिंग के लिए आपको काम में आ सकती हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। स्टे ट्यून्ड विद अस।